विवेक पांडे जी जो बात पॉइंट उठा रहे हैं, 2 पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहे हैं। कह रहे जो जांचें हुई हैं उसका क्या हुआ पहले तो वो बता दीजिए। पुलवामा में जो ठीक है विवेक जी, आप ही की बात का सवाल, एक सेकंड आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। शरद जी जवाब दीजिए एक एक करके। कह रहे भाई जो जांचें हुई उनका आपने अभी तक क्या किया, जांच पूरी हो गई, उसके बाद हुआ क्या, अंजाम क्या हुआ। दूसरा जो फंडिंग आ रही है ये इसमें किसका फेलियर है, सरकार का नहीं है क्या, पता नहीं चल पाया कहां से फंडिंग आ रही कहां से नहीं आ रही है। अनुज जी, पहले मैं अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे कि साहब कौन सा स्कूल बंद किया है, मैं मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं नाम पढ़ के सुना देता हूं आपको। एक सरस्वती वंदना एकेडमी नोएडा में, नागर पब्लिक स्कूल शादरा में, एक्सप्रेसवे गोविंद पब्लिक स्कूल छपरौली महरौली, जेएमडी विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल जलपुरा, स्टार पब्लिक स्कूल यूपी के संस्कृत विद्यालय भी बंद हो गए, वो भी बता दीजिएगा। तो ये नहीं, अरे आप बात सुन लीजिए ना, क्यों हमें मालूम है आपके सेकुलरिज्म जो है वो डूबा जा रहा है, ये सेकुलरिज्म की वजह से ये गद बनी आपकी। अगर आप सेकुलरिज्म के खिलाफ है तो आप संविधान के खिलाफ है। अगर आपने संविधान नहीं पढ़ा, अगर आप सेकुलर शब्द से समस्या आपको है तो आप संविधान विरोधी है। संविधान को पढ़ा नहीं है क्या? भाजपा के लोग संविधान पढ़ना नहीं जानते? भाजपा ने संविधान में देखा कि क्या लिखा गया है, क्या संविधान में निहित शब्दों का अर्थ समझ पा रही है भाजपा? सेक्युलर शब्द से समस्या हो गई आज आपको। शरद जी नहीं, देखिए इनका सेकुलरिज्म मैं बता रहा हूं कि क्योंकि ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, इन्होंने फूलन देवी इनका उनका नहीं, सेक्युलर शब्द का एक सीधा अर्थ होता है, लोकसभा सेक्युलर होता है, उसका सीधा अर्थ का जो दिक्कत है किसी भी तरह से धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, सेक्युलरिटी के खिलाफ है, आप किसी भी तरह से संविधान के मानक के खिलाफ है, आप देश विरोधी हैं। और अगर आपको सेक्युलर शब्द से समस्या है तो आपको संविधान से समस्या है। कोर्ट जाइए। अरे देखिए, युवा नेता जब अगर कोई गलती होती है कोर्ट में माफी मांग लेते हैं, आप कोर्ट ले चलिए, वहां माफी मांग लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है। आप लेकिन हम ये आरोप लगाते रहेंगे, आपके नेता तो माफी तक नहीं मांगते सर। जब कार्रवाई यही तो समस्या है कि इस देश को लगातार गर्त में धकेलते हुए जो इस देश के खिलाफ गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, क्या उसको राष्ट्रपति मान लिया जाए? मैं तो सवाल उठा रहा हूं। टाइम लगता है। देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। ठीक है, शरद जी ने स्कूलों के नाम गिना दिए जो बंद हुए। ठीक है विवेक, गरीब की जेब खाली हो रही है और देश की जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है शरद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आपने स्कूलों के नाम गिना दीजिए, आगे गिना दिया आपने, अब आगे बढ़िए, बताइए। देखिए, हमने बता दिया है कि किन स्कूलों पे कार्रवाई हुई, लेकिन जब इन स्कूलों पे कार्रवाई हुई थी तो ना कभी कोई डिबेट हुई, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा नहीं है। आपने दाऊद के करीबी से चंदा क्यों लिया, बताइए? आपने दाऊद के करीबी से चंदा क्यों लिया? ठीक है विवेक जी, बोलने तो दीजिए उनको। शरद जी बोलिए। आप कोर्ट चलिए ना, आपको किसने जवाब नहीं दे रहे ना, मैंने जो सवाल उठाया सबको ओवर रूल कर रहे हैं। हम तो कोर्ट ले जाते हैं। अरे कोर्ट के दरवाजे क्या है? आप इस तरीके से चंदे लेंगे आतंकी संगठनों के करीबियों से और आपको हम कोर्ट में ले जाएं? आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है इस देश के प्रति भाई? आप किस आधार पर राष्ट्रपति और राष्ट्रद्रोही को चिन्हित करेंगे, जबकि आप खुद उसमें लिखते हैं? ये जानकारी है कि करोड़ों। अरे भाजपा के ऊपर कोई लाइसेंस है क्या? भाजपा चाहे तो आतंकियों से हाथ मिला दे, उनको पदाधिकारी बना दे, उनको टिकट बन दे दे और दूसरे राजनीतिक दलों पर आप आरोप लगाएंगे। आपकी अपनी नैतिकता इस देश के प्रति क्या है वो बताइए ना। आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं? इस देश में पहली बात पाकिस्तान की खुफिया विभाग कैसे आती है, किसके कार्यकाल में आई? पाकिस्तान आधिकारिक रूप से जांच करने के लिए बताइए। पूरी बालाकोट आप सारी भूल गए क्या घटनाओं को? उसकी कोई जानकारी नहीं। पुलवामा में कहां से आया? पुलवामा में किसने फंडिंग की थी उस ब्लास्ट के लिए, बताइए? बम नहीं फटते। पुलवामा की फंडिंग किसने की थी बताइए ना, आज तक आप इसको नहीं ढूंढ पाए। ठीक है राहुल राजभर जी, ठीक है राहुल राजभर जी, ठीक है राहुल अनुज भाई समस्या इससे है कि ये एक विशेष वर्ग को जोड़ने का प्रयास करते हैं, अपने बदले झाड़के जिले में आप चलवा रहे थे। ठीक है राहुल राजभर आप कह रहे हैं ना कि स्कूलों की जांच क्यों नहीं होती, वो लिस्ट लेकर बैठे हुए कह रहे सारे इतने स्कूल हमने बंद कर दिए भारत की धरती पे। नहीं, स्कूल बंद कर दिए, स्कूल की जांच हो रही है, लेकिन स्कूल की जांच और स्कूल बंद होने की प्रक्रिया फाइनेंशियल तरीके से जांच हुई है, एकेडमिक तरीके से जांच हुई है और एसआईटी के माध्यम से जांच नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से शरद त्रिवेदी जी सेकुलरिज्म नाम से इतना चिढ़ रहे हैं, मुझे तो हैरानी हो रही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश की जो संविधान है, जिसकी मूल भावना ही सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है, इससे इनको बहुत चिढ़ हो गई है। इनको इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से, जिन्होंने इसमें सेकुलरिज्म शब्द को रखा है, इससे उनको बहुत चिढ़ हो गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा हमेशा ही इस देश के खिलाफ रही है, चाहे इनके तमाम
जो जन्म से ही इनके संगठन के इनके जो पैतृक जो संगठक है वो सारे लोग जो है एंटी नेशन रहे हैं, एंटी कंट्री रहे हैं, और आज भी उसी मंशा से ही बात करते हैं, उसी मंशा से अपनी जो है बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि किसी भी इस देश के किसी भी दल का नेता सेकुलरिज्म सबसे चिढ़ता है। इस देश का कोई भी नेता किसी भी दल ठीक है, शरद जी को मौका दीजिए, शरद जी को मौका दीजिए एक बार रखने का। ठीक है, आ रहा हूँ इलियास साहब, आ रहा हूँ। ये काउंटर नहीं लिया तो थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। शरद जी बोलिए। अनुज जी, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं अपने मित्रों से कि जब ये बोलते हैं मैं नहीं बोलता, अगर मैं बोल रहा हूं तो कृपया सुन लें, मैं इनकी पूरी बात सुनूंगा। आप देखें, हमें सेकुलर, ये इनका जो प्राइवेट सेकुलरिज्म, ये संविधान वाला सेकुलरिज्म नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि अतीक अहमद के जब गुर्गे मरते हैं तो संविधान की हत्या हो जाती है, और अनिल दुजाना के केस में संविधान की हत्या, संविधान एकदम सबल हो जाता है। लेकिन आप देखें, जब एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में खुलता है तो संविधान की हत्या नहीं होती, क्योंकि वो सांप्रदायिक जगह खुला है। देवबंद सेकुलर जगह है, जैसे ही सेकुलर जगह खुलता है सांप्रदायिक संविधान की हत्या होती ही संप्रदाय भावनाएं भड़क जाती हैं। अरे हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम सीबीएसई स्कूलों पे कार्रवाई कर रहे हैं, आईसीएसई स्कूलों पे कार्रवाई कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड के स्कूलों पे कार्रवाई कर रहे हैं, और उसी तरह मदरसों में कार्रवाई हो रही है। मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ मदरसे हैं जिनके ऊपर इस तरह की जानकारी सरकार के पास आई है कि वो गैर कानूनी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उनके ऊपर कार्रवाई की। और अभी तो सर्वे किया जा रहा है, कार्रवाई की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। यह सर्वे में ही हमारा जो संविधान है उसकी हत्या हो रही है। इनका जो प्राइवेट सेकुलरिज्म है, ये किसी संविधान में ये नहीं लिखा है जो ये कर रहे हैं। ठीक है मौलाना इलियास, ठीक है मौलाना इलियास बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बोलने दीजिए। मौलाना साहब को बोलने दीजिए। मौलाना बोलिए। मुद्दा है फॉरेन फंडिंग। तो जस्टिस कोलसे पाटिल मुंबई हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस है, पूर्व चीफ जस्टिस, उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया कोर्ट में कि आरएसएस को आईएसआई से 24 करोड़ रुपए आए हैं, तो इसकी जांच के लिए भी एसआईटी बिठाइए। पीएम केयर फंड से 1400 करोड़ रुपए मोदी जी फॉरेन टूर पर उड़ा दिए, कल की रिपोर्ट आई है, इस पर भी एसआईटी बिठाइए। 70% भारतवासियों ने यूपीए को वोट दिया पिछले जनरल इलेक्शन में, तो 70% भारतवासी सेक्युलर वालों को वोट दिए, तो 70% गलत हो गए, देशद्रोही हो गए। उन पर एसआईटी बिठाने की बात करेंगे? क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा। आप इन्वेस्टिगेशन इंसाफ से करिए। इफ द जस्टिस विल बी देयर, देन पीस विल बी देयर। अमन और सलाम की रहेगी तो अमन और सलाम की रहेगी जब इंसाफ रहेगा, अगर इंसाफ नहीं रहेगा तो बर्बादी रहेगी। ये बात मौलाना साहब, हम तो उत्तर प्रदेश के मदरसों पर बात कर रहे हैं, आप सीधे मोदी पर पहुंच जाते हैं। मोदी से नीचे भी आ जाइए ना, उत्तर प्रदेश के मदरसों की बात कर लीजिए। मैं तो आपको बार बार मुद्दों पर लाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे बस इतना बता दीजिए कि इसमें दिक्कत कहां आ रही है। फंडिंग पर कह रहा हूं, हाँ, इलेक्शन बॉन्ड की फंडिंग पर कह रहा हूं। बीजेपी को फंडिंग पर ध्यान दीजिए। अदानी से फंडिंग, अंबानी से फंडिंग, यूएई से फंडिंग, कतर से फंडिंग, ठीक है। फंडिंग के गोल फिर के कहां से आ रहा पैसा? दर साहब कुछ कह रहे हैं, द्विवेदी साहब। ठीक है, जिसको भी आ रही है ले लेंगे, जवाब ले लेंगे मौलाना साहब, अभी ले लेंगे। द्विवेदी साहब बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जांच रिपोर्ट की बात हो रही है। दरअसल शासन स्तर पर इतने मामलों में जांच होती है, जांच पूरी भी होती है, रिपोर्ट शासन में आ भी जाती है। तमाम सरकारें जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करती है, अपने अपने हिसाब से, अपना अपना समय देख करके करती है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है 1980 में जो मुरादाबाद में दंगे हुए थे, जांच की 1983 में पूरी हो गई, अभी 2023 में वो सार्वजनिक की गई। बिल्कुल। मेरा एक और कहना था कि जिस किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी मामले में जांच रिपोर्ट देखने की आवश्यकता महसूस होती तो आरटीआई लागू है उत्तर प्रदेश के सभी विभागों पर, सरकारी विभागों पर। हाँ। एक दरखास्त डाल करके आरटीआई के अंतर्गत जांच रिपोर्ट प्राप्त करके देख सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है। बात सही है विवेक पांडे जी, बात तो सही है ना। अब तो सब कुछ आसान हो गया है, कानून बने हुए हैं, तुरंत पता चल जाएगा क्या स्टेटस है। किसी भी विभाग में आप लगाइए, चिट्ठी लगाइए, आपको सूचना मिल जाएगी, अधिकार है हमारा। लेकिन आप लोग करिए तो सही विवेक पांडे जी। विवेक पांडे जी, बहुत अच्छी बात आई है कि आरटीआई लगाइए और उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। पीएम केयर को आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों कर दिया फिर? अगर आप निष्पक्ष है, पारदर्शी है, पीएम केयर के अनुमानित जो भी मूल्य हैं, जो भी उससे जुड़ी हुई रिपोर्टें हैं, उनको पीएम केयर को ही आपने आरटीआई के दायरे से बाहर रख दिया, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो आपका पीएम केयर है। दूसरी बात, मैंने इस पूरी डिबेट में मदरसों से जुड़े इतने सवाल उठा दिए, भाजपा ने किसी एक का जवाब नहीं दिया।
मैं पूछता हूं कि जब आतंकवादियों का कनेक्शन आपसे जुड़ता है, आपकी भी जांच होनी चाहिए ना। आप अपने 10 साल के चंदों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की क्षमता रखते हैं क्या? बताइए ना। हम तैयार हैं, आप आइए ना मंच पे, साझा करिए ना। DRI जैसी संस्थाएं जो है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकी नैतिक जिम्मेदारी तय करिए ना। कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार कोई इनकी जानकारी, इनसे कोई सवाल जवाब ही नहीं करती है। सबसे बड़ी बात है, ईडी जैसी संस्था केवल विपक्ष के घर दौड़ रही है, और वही विपक्षी जब 2 दिन के अंदर भाजपा ज्वाइन कर लेता है, जांच बंद हो जाती है। मैं ये समझ नहीं पाता इनकी कैसी जांच चलती है संस्थाओं की। आज तक कोई जांच की रिपोर्ट सामने नहीं, पूरी ही नहीं हुई कोई जांच। कन्विक्शन रेट देख लीजिए उठा के संस्थाओं का। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों को पहले अपने चंदों की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। एक भ्रष्टाचारी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार में लिप्त रह करके अगर संस्थाओं पे भ्रष्टाचार ढूंढ रहा है, तो माफ कीजिएगा अनुज भाई, उद्देश्य केवल वसूली का है। शरद त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि साहब पहले आप अपनी जांच कराइए, कभी साबित होगी। कह रहे हैं अपनी पार्टी की और अपनी जांच कराइए पहले, फिर करिएगा मदरसों की जांच। अनुज भाई हम भी तैयार हैं। हाँ, विवेक पांडे कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं। पांडे जी के पास पूरे अख्तियारात हैं, इनकी पार्टी के पास एक से एक वकील है। ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्यों नहीं हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्यों नहीं FIR लॉन्च कर रहे हैं? आप कहिए ना कि साहब इस तरह की कार्रवाई हो रही है, हम इनके ऊपर कार्रवाई कराना चाहते हैं, हम इंक्वायरी कराना चाहते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करा रहा है। और नहीं भी अगर होगा, मान लीजिए गलत साबित हो गया, तो माफी मांग लीजिएगा। राहुल जी माफी मांग लेते हैं, केजरीवाल जी माफी मांग लेते हैं, आरोप लगाइए, माफी मांग लीजिए, कम से कम चुनाव तक तो इसको भुना लीजिए। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि साहब हमको आरोप लगाना है, सिर पैर हो ना हो। आप एक मैंने पूछा, आप अपनी जानकारी साझा करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं रखते हैं? देश आपको सुन रहा है। अगर आपने 1 रुपया भी नहीं खाया है, आप अपनी जानकारी साझा करेंगे। अगर आपने किसी ऐसे संगठन से 1 रुपया नहीं लिया है जो देश विरोधी है, आप अपनी जानकारी साझा करेंगे क्या? अनुज भाई सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं। आप अगर विवेक जी पांडे जी के पास कोई इस तरह की जानकारी है, ये साझा कर दें, ये सार्वजनिक कर दें, उसके ऊपर इंक्वायरी कोर्ट करेगा। हलफनामा हमारी जरूरत नहीं है, जानकारी है तभी सवाल उठा रहा हूं। अनुज भाई, इकबाल मिर्ची उर्फ इकबाल मिर्ची से संपत्ति खरीदने वाली कंपनी से भाजपा ने 2014-15 में 10 करोड़ का चंदा लिया है, और ये चुनाव आयोग के हलफनामे में है। वो दाऊद का करीबी है। और सबसे बड़ी बात, जब दाऊद के करीबी से इन्होंने चंदा लिया, तो हम कैसे विश्वास कर ले कि ये दाऊद के संपर्क में नहीं है? ठीक है, समय नहीं है, अब किसी की बात ले नहीं पाएंगे। माफ कीजिएगा मौलाना साहब, नहीं ले पाऊंगा। उंगली आप उठा रहे हैं, माफ कीजिएगा, अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि अब जो मदरसे यहाँ पर विदेशों से फंडिंग लेते हैं, उन मदरसों की जांच होगी। क्या वो पैसा सही तरीके से सही जगह यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, या फिर सरकार को ये शक है या फिर कोई इनपुट मिला होगा कि ये देश विरोधी गतिविधियों में इन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। SIT का गठन हो गया है, देखना होगा कि आगे जांच होगी तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।